डिस्ट्रप्शन मतलब किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो आती है, जो वर्क को डिस्टर्ब करती है, जो रुकावट बनती है वर्क में, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रप्शन ऑफ वर्क. ठीक है. एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग विद स्टाफिंग प्रोसेस. कैन यू सी द स्क्रीन राइट नाउ? Yes, ma'am. ओके. स्टाफिंग प्रोसेस एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि देखो जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन है सबका प्रोसेस है. जैसे प्लानिंग प्रोसेस हमने पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पढ़ा, तीसरा अब हम स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं. इसी चैप्टर में एक और प्रोसेस भी है, सिलेक्शन प्रोसेस. ठीक है. तो एक प्रोसेस का क्वेश्चन इज श्योर टू कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. 2 भी आ सकते हैं केस स्टडीज में, ऑब्जेक्टिव टाइप में 3 भी आ सकते हैं, लेकिन एक तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन स्टाफिंग का, सॉरी किसी भी प्रोसेस का जरूर आएगा. ठीक है. तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस. पहला स्टेप है इसका एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स. मैन पावर रिक्वायरमेंट आपको पता है कि कितने लोगों की हमें जरूरत है, पहले उसका करेक्ट एस्टिमेशन निकालना, तभी तो हम रिक्रूट कर पाएंगे कि हमें मतलब पहले हमें पता तो होना चाहिए ना हमें कितने लोगों की क्या जरूरत है. उसके लिए इसका मतलब है इट मींस अंडरस्टैंडिंग हाउ मेनी पर्संस आर नीडेड एंड ऑफ कोर्स ऑफ व्हाट टाइप. में कितने लोग चाहिए और किस टाइप के मतलब उनकी कितने लोग हमें इस क्वालिफिकेशन के चाहिए, कितने लोग हमें ये वाली स्किल के चाहिए, कितने लोग हमें एक्सपीरियंस चाहिए, कितने लोग हमें फ्रेशर्स चाहिए, कितने लोग हमें इंजीनियर्स चाहिए, कितने लोग हमें एमबीएस चाहिए. पूरा उसका दैट मीन्स what number of persons required and of what type. We have to make a prior estimation of these manpower requirement. ठीक है. तो इस मैन पावर रिक्वायरमेंट के लिए वी हैव टू कंडक्ट 2 टाइप ऑफ एनालिसिस. देखो ध्यान से सुनना, 2 तरह के एनालिसिस हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं. एक है वर्कलोड एनालिसिस और दूसरा है वर्कफोर्स एनालिसिस. ठीक है. हम इन दोनों की स्टडी करके इनको एनालाइज करते हैं, तभी हम बता पाते हैं हमारी एक्चुअल स्टाफ रिक्वायरमेंट कितनी है. वर्कलोड एनालिसिस का मतलब है कि हमें कितने नंबर ऑफ पीपल और किस टाइप के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए. दैट मीन्स डिटर्मिनिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स सो दैट वी कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. एनालिसिस वर्कलोड मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल, जबकि वर्कफोर्स एनालिसिस कहता है अवेलेबल नंबर ऑफ पीपल. It estimates the number and types of human resources available so that we are able to know whether the organization is understaffed, overstaffed or optimally staffed. तो workload analysis जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तभी हम एक्चुअली निकाल पाते हैं कि हमारी मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है भी या नहीं है. ठीक है. तो 2 हैं, वर्कलोड एनालिसिस कितने नंबर ऑफ people are required and of what type required, and workforce analysis कितने number of people are available and of what type. ठीक है. तो दोनों के कीवर्ड कैसे याद रखोगे? वर्कलोड मतलब रिक्वायर्ड कितने हैं, कितने और किस टाइप के. वर्कफोर्स मतलब अवेलेबल कितने हैं, कितने और किस टाइप के. जब उन दोनों को आप कंपेयर करोगे तभी आप प्रॉपर एस्टिमेशन निकाल पाओगे कि एक्चुअली आपको अब कितने लोगों की जरूरत है और किस टाइप के. Am I clear? The difference between the workload and workforce analysis is calculated to find out the shortage or surplus of manpower. समझ में आ गई बात? Am I clear? Yes, can you hear me? Yes, ma'am. ठीक है. आप सबको वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस समझ में आ गया. वर्कलोड मींस कितने रिक्वायर्ड हैं किस टाइप के, वर्कफोर्स मींस कितने अवेलेबल हैं किस टाइप के, एंड दोनों के बीच का डिफरेंस इज कैलकुलेटेड टू फाइंड आउट द शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ मैन पावर. देखो क्योंकि दोनों ही सिचुएशन डिजायरेबल नहीं है. ओवर स्टाफ्ड है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो फालतू में पे दे रहे हो और उनसे कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, और अगर अंडर स्टाफ है तो आपका वर्क डिस्टर्ब हो रहा है. ठीक है. रुकावटें आ रही है, यू नीड टू अपॉइंट मोर पीपल. ठीक है. और अगर ओवर स्टाफ है तो यू नीड टू रिमूव और ट्रांसफर सम एम्प्लॉय टू एल्सवेयर. ठीक है. तो इसलिए ये वर्क लोड और वर्कफोर्स एनालिसिस हेल्प यू टू एस्टिमेट द एग्जैक्ट मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस. नाउ द सेकंड स्टेप इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. दिस इज सेकंड स्टेप इज रिक्रूटमेंट. सिलेक्शन एक्चुअली थर्ड स्टेप है. यहाँ पर स्लाइड में आपको इकट्ठा दिखाया जा रहा है, लेकिन सेकंड स्टेप इज रिक्रूटमेंट, थर्ड स्टेप इज सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट का मतलब अगर हम देखें तो रिक्रूटमेंट का मतलब है इट्स अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग कैंडिडेट्स एंड स्टिमुलेट और एनकरेज देम टू अप्लाई फॉर द जॉब. यानी कि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप पोटेंशियल एम्प्लॉइज को यानी कि कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हो.
ठीक है, जिस भी क्वालिफिकेशन की आपको जरूरत है, जितने भी एक्सपीरियंस की जरूरत है, वो उसका आप एडवर्टीजमेंट देते हो ताकि लोग अट्रैक्ट हो आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ एंड दे यू एनकरेज देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज इसमें आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पीपल दे शुड अप्लाई फॉर द जॉब सो दैट यू कैन सिलेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ देम। ठीक है, आप क्या क्या करते हो, आप सबके इसके लिए क्या करते हो, यू आइडेंटिफाई द वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। बड़े सारे हो सकते हैं ना, एडवर्टीजमेंट हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो सकता है, किसी कैंपस विजिट हो सकती है, बड़े सारे, वी विल डिस्कस देम लेटर। तो सबसे पहले तो आप सोर्सेज डिस्कस करते हो कि कौन से सोर्सेज से आपको अट्रैक्ट करना है। फिर ठीक है, आप उनको जॉब रिक्वायरमेंट अपनी पूरे उस सोर्स में पूरी पब्लिश करते हो कि कितने लोगों की किस रिक्वायरमेंट की आपको, कितने लोगों की किस क्वालिफिकेशन की आपको जॉब रिक्वायरमेंट है। एंड देन यू इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम देम फॉर द वैकेंसीज। जो भी वैकेंसीज आपके यहाँ हैं उनके लिए फिर आप उनको बोलते हो कि सेंड योर एप्लीकेशन, सो एंड सो इज द लास्ट डेट। ठीक है, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज यू वांट मोर एंड मोर पीपल टू कम एंड अप्लाई फॉर द जॉब। तो रिक्रूटमेंट क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड सर्चिंग द कैंडिडेट्स एंड एनकरेजिंग, स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। लोगों को ढूंढना और उन्हें एनकरेज करना कि आइए और हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करिए। दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। एम आई क्लियर विद दैट? बेटा समझ में आ गया? जवाब तो Yes, दो। ma'am. हाँ, नाउ द थर्ड स्टेप इज सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन का एक अपना प्रोसेस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ सिलेक्शन को छोटा सा करके बताएंगे, उसका प्रोसेस अलग से, वी विल डिस्कस इट लेटर। अभी हम इसे एज अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इसको थर्ड स्टेप बताएंगे। सिलेक्शन कहाँ बिगिन होता है? जहां रिक्रूटमेंट खत्म होती है। जैसे ही रिक्रूटमेंट का प्रोसेस खत्म हुआ, यानी कि द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग द एप्लीकेशन इज ओवर, नाउ द थर्ड स्टेप सिलेक्शन स्टार्ट्स। It is the process of choosing the best candidate from the pool of applications. That means from the pool of candidates, those who have applied for the job. It is the process of identifying and choosing the best person out of a number of applications you have received. ठीक है, you have received a number of applications, पूल ऑफ एप्लीकेशन आया, उन सारी एप्लीकेशनों को स्क्रूटनाइज करके उसमें से बेस्ट कैंडिडेट का आपने जो वैकेंसी की है उसके लिए व्यक्ति का चुनाव करना, उसको चूज करना, दैट इज कॉल्ड द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में बड़े सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे हमने बताया कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, सिलेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी अ नेगेटिव प्रोसेस। कैन यू टेल मी व्हाई? कैन एनीबॉडी, कोई गेसेस क्यों हम सोचते हैं कि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है? मैम क्योंकि Anybody? इसमें कुछ एम्प्लॉयज को रिजेक्ट करते हैं इसलिए। Yes, exactly. Very good. Because we want less and less people to go to the next level of selection. समझ में आया? सिलेक्शन का अपना प्रोसेस है 8 या 9 स्टेप्स का। ठीक है, और हम हर अगले स्टेप पे चाहते हैं कि कम से कम व्यक्ति पहुंचे, ताकि जब हम फाइनली लास्ट स्टेप पर पहुंचे तो हमारे पास बेस्ट कैंडिडेट बचे। सो वी आर रिजेक्टिंग एप्लीकेंट्स ऑन ईच एंड एवरी स्टेज। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अ नेगेटिव प्रोसेस। Recruitment positive क्यों था? Because there we want more and more people to come and apply, and here we want less and less people to qualify for the next stage of selection. So तभी जितने कम से कम लोग क्वालिफाई करेंगे तभी तो हम बेस्ट उसमें से निकाल पाएंगे। So that is why it is considered to be a negative process. इसका क्या फायदा होता है? It is ensured that the organization get the best among the available. ठीक है, और इससे जो सिलेक्ट हो रहे हैं उनकी सेल्फ एस्टीम, उनकी प्रेस्टीज एनहांस होती है। इससे उनको मोटिवेशन मिलती है कि भाई इतने सारे, डोंट यू फील प्राउड कि आउट ऑफ 1 लाख एप्लीकेंट्स आप 10 लोग चुने जाने थे और यू आर वन ऑफ देम, है ना? दिस इंक्रीजेस योर मोटिवेशन। लोगों की नजरों में आपकी इज्जत खुद बढ़ जाती है। आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था, कितने कॉलेजेस हैं, आईआईटी में हो गया, इतने सारे आपके कॉलेजेस हैं, आपका आईआईएम में सिलेक्शन हो गया। व्हाई? बिकॉज यू हैव बीन सिलेक्टेड आउट ऑफ अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स। लाखों लोग अप्लाई करते हैं, आपको सिलेक्ट किया गया है। Naturally it enhances your self esteem and prestige, लोगों की नजरों में, आपकी खुद की नजरों में। ठीक है, now the next step of staffing process is placement and orientation. Placement and orientation. Placement का मतलब ये है कि placing the employee on the post for which he has been selected. आप एम्प्लॉय को ऑक्यूपाई कराते हो वो पोजीशन जिसके लिए आपने उसे सिलेक्ट किया है, मतलब उस जॉब के बारे में पूरा समझाते हो।
कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर, ये आपकी जॉब है, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आपको ये काम करने हैं. दैट मीन्स यू आर बीन प्लेस्ड on the job for which you have been selected. And orientation means introducing the newly selected employee with their superior, with their colleagues, with their subordinates, and familiarizing them with the rules and regulations of the organization. होती है ना, देखो नर्सरी क्लास की ओरिएंटेशन होती है, पेरेंट्स आते हैं. ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि आपको आपके स्कूल की पॉलिसीज, आपके स्कूल के एकेडमिक्स, आपके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके स्कूल की एक्टिविटीज, और आप उनसे इंट्रोड्यूस हो सकें और उनकी टीचर्स से, जो आप उनके बच्चों के टीचर्स से आपको इंट्रोड्यूस करा सकें. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है. प्लेसमेंट का मतलब तो ये कि काम समझाना और वो जॉब समझाना जिसके लिए आपको सिलेक्ट किया गया है. और ओरिएंटेशन का मतलब है आपको आपके बॉस से मिलवाना, आपके सबऑर्डिनेट से मिलवाना, आपके कोलीग से मिलवाना और कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आपको इन्फॉर्म करना. दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन. एम आई क्लियर विद दैट? Placement means placing the person for the post for which he has been selected, and orientation means introducing him with the rules and regulation and his fellow colleagues. Right? Now the next step is training and development. Training and development. Training में इसका कीवर्ड याद रखना, स्किल, एटीट्यूड, स्किल. ठीक है. ट्रेनिंग का मतलब है टू इंक्रीज द स्किल एंड एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब. जो उसका एग्जिस्टिंग स्किल था, अगर आपको लगता है वो सफिशिएंट नहीं है करंट जॉब को परफॉर्म करने के लिए, तो यू प्रोवाइड देम ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स and application of that knowledge to perform your job in a better way. That means training helps to improve your performance on the current job. ठीक है. आप जब ये लगता है कि भाई आपको नॉलेज तो है उस काम की, लेकिन जितनी नॉलेज है उसको थोड़ा और एनहांस करने की जरूरत है. फॉर दैट आपके स्किल को और एनहांस करने की जरूरत है. फॉर दैट ट्रेनिंग इज अ प्रोग्राम which is imparted to enhance the skill and ability of the employees to perform the jobs in a much better way. और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है. वो आपको इम्पोज नहीं की जाती, वो आपको प्रोवाइड की जाती है. देखो ट्रेनिंग कंपलसरी प्रोसेस है जो आपको लेना ही लेना है. डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको प्रोवाइड की जाती हैं, और अगर आप उसके लायक हैं तो आप खुद ब खुद उनको ग्रैब कर लेते हैं. दैट मीन्स ट्रेनिंग डेवलपमेंट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय. It means the overall growth of an employee in all respects. जैसे आपको आप मान लो आपको न्यू एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया गया. ठीक है. आपको पढ़ाने का तरीका बताया गया. जब मान लो एक टीचर को आपने सिलेक्ट किया, जब आपको पढ़ाने का तरीका बताया गया तो दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग. ठीक है. लेकिन आपको मेमोरी डेवलपमेंट का, हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट्स का और अदर आपको अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट, इस तरह की जब आपको नॉलेज प्रोवाइड की, दैट रिजल्ट इन योर ग्रोथ. ठीक है. बट आपको काम करने का तरीका सिखाया, दैट इज ट्रेनिंग. लेकिन आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, आपको और एफिशिएंट बनाने के लिए जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं, वो आपकी ग्रोथ के लिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. एम आई क्लियर विद दैट? Yes, ma'am. जैसे एम्प्लॉय को किसी जॉब के लिए सिलेक्ट किया, उसको ट्रेनिंग दी, उसको काम करना सिखाया, वो ट्रेनिंग है. लेकिन अपने खर्चे से आपको लगा कि एम्प्लॉय और अच्छा कैपेबल है, कर सकता है, अपने खर्चे से उसको एमबीए कराया या बाहर भेजा उसको और फर्दर ग्रोथ उसकी डेवलपमेंट के उसके लिए, ग्रोथ के लिए, तो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. आपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया. नाउ यू विल इवैल्यूएट हिज परफॉर्मेंस. Performance appraisal means evaluating the employee's past and current performance as against the predetermined standards. कि जो standards आपने उस job के set किए थे, employee की performance उन standards को match कर रही है या नहीं कर रही. ठीक है. कर रही है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं कर रही तो आप उन्हें further train करेंगे. ठीक है. You have to give them reasonable time to prove themselves, क्योंकि नहीं कर रही एकदम से हटा दो तो नहीं हो सकता ना. आप उन्हें further train करेंगे, further एक मौका देंगे कि वो एनहांस कर सके, मैच कर सके आपके स्टैंडर्ड से. ठीक है. अगर फ्यूचर में फिर भी लगता है नहीं है, तो फिर आप उनका जॉब रोटेशन करेंगे. आप फिर से केयरफुली स्टडी करेंगे और देखेंगे किस जॉब के लिए फिट है, आप उन्हें किसी और जॉब पर ट्रांसफर करने के बारे में तब सोचेंगे. ठीक है.
Next step is promotion and career planning. If after evaluation you find an employee, कहते हैं ना एक ad-hoc period होता है, प्रोबेशनरी पीरियड, उस प्रोबेशनरी पीरियड के बाद अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉय इज फिट, दैट मींस ही इज पासिंग, ही इज मैचिंग ऑल द डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ योर जॉब, दैट मींस आप उनके आप करियर रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करेंगे, उनके लिए प्रमोशनल एवेन्यूज करेंगे, ठीक है, आप उन्हें एनकरेज करेंगे कि अब वो अपनी ग्रोथ करे और अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज करे. नाउ दे विल बिकम द रेगुलर एम्प्लॉयज. एक तरह से प्रमोशन हुई है उनकी, नाउ यू आर द रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. और आपको लगता है कि प्रोबेशन में और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपने जिस पोस्ट के सिलेक्ट किया आप उनको प्रमोट भी कर सकते हैं. एंड फाइनली कंपनसेशन, यू डिसाइड द पे और रिवॉर्ड्स टू बी गिवन टू देम. क्योंकि देखो प्रोबेशन में तो इरिस्पेक्टिव ऑफ पोस्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ वर्क, सबको एक जैसी पे दी जाती है. लेकिन जब आपको फाइनली पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है, जब आपका प्रोबेशन खत्म हो जाता है, तब आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर और किस पोस्ट पर आपको एक्चुअली प्लेस किया जा रहा है आपके काम के, उसको देखते हुए फिर आपकी जो कंपनसेशन है वो डिसाइड की जाती है. ठीक है. Then the compensation is decided of the compensation means आपको कितनी पे, कितने रिवॉर्ड्स, कितने परक्विजिट्स दिए जाएंगे, वो डिसाइड किया जाता है. एंड दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस. ठीक है, समझ में आ गया भाई? फिर से मैं आपको एक क्विक रिकैप दे रही हूँ. पहला स्टेप है आपका shortage or surplus of staff, then only you estimate the exact requirement. Second step is recruitment. That means searching the candidates and stimulating, encouraging them to apply for the job. Third is selection, finding out the best candidates to apply for the job. And next is placement and orientation. Placement means placing, occupying the position of the job for which you are being selected. And orientation means introducing you with your fellow workers and rules and regulations of the organization. Then the next step is training and development. Training means to increase your skill and attitudes to improve your performance. And development means providing you learning opportunities for your overall growth. Next step is performing appraisal. That means you're evaluating your performance, whether it is matching the predetermined standards or not. Then promotion and career planning. ठीक है, आपके career related issues को करना आपके probation के बाद. Then to take a final decision whether you have to acquire that position or you have to promote to the next level of a higher job, carrying higher responsibilities. And the last step is to decide your compensation. That means the pay, reward, perks to be given to you. That means monetary issues. To address the monetary issues, what will be your wages, what will be your salaries, what will be your incentives, what will be your bonus. ठीक है, उसको पूरा decide करना. This is the entire 8-step process of staffing. Am I clear with that? Okay, I've stopped recording now.